लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी, उसका स्वाध्याय। उसमें सही विकल्प पसंद कीजिए। उसमें फर्स्ट, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो बुद्धिराम। सेकंड, रूपा किसकी पत्नी थी? तो बुद्धिराम की। थर्ड, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो उसका आंसर लाडली। फोर्थ, बूढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो आंसर में रूपा। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? आंसर, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। सेकंड, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? आंसर, बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए पुड़िया बन रही थी। थर्ड, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? आंसर, बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। फोर्थ, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? आंसर, काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। फिफ्थ, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? आंसर, बूढ़ी काकी शुभ प्रसंग पर अपशकुन के डर से नहीं रो रही थी। 6, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? आंसर, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, बूढ़ी काकी कब रोती थी? आंसर, जब घर वाले बूढ़ी काकी की इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। सेकंड, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? आंसर, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। थर्ड, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? आंसर, बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। फोर्थ, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? आंसर, रूपा ने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। फिफ्थ, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? आंसर, बूढ़ी काकी के परिवार में उसके भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सजभाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। क्वेश्चन नंबर 4, 4-5 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? क्यों? आंसर, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों के लिए
पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ बनाई गई थी और बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को जब रूपा की नींद खुली तो उसने देखा कि बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह दृश्य देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसने यह कैसा बर्ताव किया। सेकंड, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया, क्यों? आंसर, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ा के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला होती थी और उसने काकी को दोनों हाथों से झटककर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आस में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार बूढ़ी काकी के प्रति दोनों ने इस अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। थर्ड, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। आंसर, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वह कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है, कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। फोर्थ, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आंसर, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की इतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले, मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। क्वेश्चन 5, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें फर्स्ट, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। आंसर, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है।
दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। सेकंड, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो उसका आंसर, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है।